ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री पोर्शन एमसीक्यूज नंबर 82। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 82, एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B प्लस C। देखिए इनके मोल्स बताएं 1 1 1। आपसे क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, मतलब A किस रेट के साथ डिसअपीयर हो रहा है, 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड के साथ। तो कहते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B कितना होगा। तो अगर इनकी रेशो बोले तो 1:1 है, तो अगर ये 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड के रेशो से डिसअपीयर हो रहा है, तो ये 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड के रेशो से क्या होगा, अपीयर होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, A इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 82। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में कहते हैं कि इन अ रिएक्शन the rate of disappearance of reactant is always, क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 में ये कहते हैं कि the rate of disappearance of reactant is always, आप सोचें ना, एक रिएक्शन में तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हमेशा जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 83 में क्या आ जाएगा, बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में कहते हैं व्हाट डज द रेट कांस्टेंट k डिपेंड्स ऑन। तो याद रखें रेट कांस्टेंट k जो है ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। आर्हेनियस इक्वेशन से ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में टेम्परेचर B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 85। A reaction is first order with respect to A। ये आपसे कहते हैं एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है with respect to A। तो ऑब्वियसली अगर with respect to A फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट ला क्या आएगी, A का पावर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर and B and second order with respect to B। तो अगर B के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है तो B का पावर क्या आएगा, 2 आएगा। और अब ये आपसे पूछते हैं कि द रेट ला इज, तो ये इसकी रेट ला बन जाएगी। और ये इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये इसमें है ऑप्शन नंबर डी। तो 85 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 86 में ये कहते हैं कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 86 में पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और ये कैसे, देखो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1। फर्स्ट ऑर्डर में पूछ रहे हैं तो देखो इसका यूनिट, रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या आया, 1/2, या हम इसको कहते हैं सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 86। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहते हैं, 87 में कहते हैं कि if doubling the concentration of reactant A, अगर A रिएक्टेंट है और उसका हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं, क्वाड्रप्लेट द रिएक्शन रेट, मतलब कि A का कंसंट्रेशन डबल किया और रेट 4 टाइम बढ़ गया। क्वाड्रप्लेट का मतलब है 4 टाइम। तो कंसंट्रेशन डबल करने से अगर रेट 4 टाइम बढ़ जाए तो ये कौन सा ऑर्डर होता है, ये सेकंड ऑर्डर। तो 87 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, सेकंड ऑर्डर। अगर कंसंट्रेशन डबल करो रेट भी डबल तो फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल करो रेट 4 टाइम तो ये कौन सा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो ये सेकंड ऑर्डर हुआ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 88 में कहते हैं कि द रेट ला, आपको रेट ला दी 88 नंबर क्वेश्चन में रेट ला आपको गिवन है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, और बी का पावर 2 लिखा है। ये कहते हैं कि इस रेट ला के लिए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर ओवरऑल, नो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ए सिर्फ ये फर्स्ट ऑर्डर है। फिर द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर ओवरऑल, नो सेकंड ऑर्डर ओवरऑल नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू बी ये सेकंड ऑर्डर है। ओवरऑल ये कौन सा ऑर्डर है,
फर्स्ट ये और सेकंड ये, तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा 3, तो इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, के द रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर ओवरऑल। 89 नंबर में ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में कि हाउ डज अ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, तो दैट शुड बी वेरी सिंपल। कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा कि डिक्रीज इज एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तो 89 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर इन 89। 90 में कहते हैं अ कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन इफेक्ट ऑल, कैटलिस्ट सबको इफेक्ट करता है एक्सेप्ट एक चीज के अलावा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, मैकेनिज्म भी चेंज हो जाता है, कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, और डी हीट ऑफ रिएक्शन, देखो एक रिएक्शन अगर कैटलिस्ट के बगैर हो, जो हीट ऑफ रिएक्शन है कैटलिस्ट इस्तेमाल करो वही हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, हीट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, कैटलिस्ट सबको इफेक्ट करता है एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट हीट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज if the activation energy of a reaction is high, अगर activation energy एक रिएक्शन की हाई है तो रिएक्शन will be, तो रिएक्शन क्या होगा, या आप सबको पता है कि रेट जो है ना, रेट this is inversely proportional to what, activation energy, activation energy ज्यादा तो rate of reaction कम, तो ये कहते हैं कि if activation energy of a reaction is high तो reaction will be, तो reaction will be very slow, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C is the correct answer। 92 Which one of the following is not a state function, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बहुत आसान भी है, स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, तो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, सी वर्क और हीट, ये याद रखो, वर्क और हीट ये स्टेट फंक्शंस नहीं है, बाकी जितने भी है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शंस है, तो जब भी एमसीक्यूज आता है कि व्हिच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ऑप्शन में या वर्क दिया जाता है या हीट दिया जाता है, यही दो आते हैं और इन्हीं में करेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट 93 में ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में कि which one of the reactant act as a solvent, oh no, when one of the reactant act as a solvent, कहते हैं कि जब एक रिएक्टेंट एक्ट करता हो एज अ सॉल्वेंट the second order reaction becomes, मैं आपको एक मिसाल दूं, सपोज करो a + b और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन जो है आपको पता है कि ये सेकंड ऑर्डर है, ये कौन सा है, सेकंड, सपोज करो ये सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रेट प्राइस के लिए क्या है, के कंसंट्रेशन ऑफ a पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ b पावर 1, सम ऑफ द एक्सपोनेंट क्या आएगा, सम ऑफ द एक्सपोनेंट आएगा इसमें 1 + 1 जो कि आ जाएगा 2, तो ये रिएक्शन तो सेकंड ऑर्डर है। अब ये क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि अगर हम इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को एज अ सॉल्वेंट ले, सपोज करो मैं कहूं कि ये 20 में क्या है, सॉल्वेंट, तो अगर 20 में सॉल्वेंट है तो आपको पता है कि सॉल्वेंट जो भी होता है वो एक्सेस में होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट, तो ये 20 सॉल्वेंट अगर हो गया, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सॉल्वेंट, इसका मतलब ये एक्सेस में हो गया, और जो एक्सेस में हो जाता है उसको हम कहते हैं सूडो मॉलिक्यूल, तो ये 20 में हुआ सूडो मॉलिक्यूल, और जो सूडो मॉलिक्यूल बन जाता है तो सूडो मॉलिक्यूल का पावर पे क्या होता है, 0, ये 0 ऑर्डर का होता है, तो अब पहले ये सेकंड ऑर्डर था, लेकिन जब मैंने इसमें एक रिएक्टेंट को सॉल्वेंट लिया तो वो क्या बन गया, वो सूडो मॉलिक्यूल, और सूडो मॉलिक्यूल बनने की वजह से उसका जो पावर 1 था वो क्या बन गया, 0 ऑर्डर, क्योंकि सूडो मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो 0 ऑर्डर होते हैं, तो अब ये सेकंड ऑर्डर से क्या बन गया, सम ऑफ द एक्सपोनेंट अब 1 हो गया, तो अब ये सेकंड ऑर्डर नहीं रहा, अब ये फर्स्ट ऑर्डर रहा, लेकिन इस फर्स्ट ऑर्डर में सूडो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 94 है कि which instrument can be used to find rate of reaction, देखो rate of reaction को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं वो है pH मेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, डिलाटोमेट्री, इलेक्ट्रिकल कंडक्टोमेट्री, ये सारे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीस, तो 94 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीस, ये सारे मेथड्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट
ये जरा समझो, कहते हैं कि 95 के द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, देखिए आपको 95 में ये जरा समझो क्लियरली कि रेट कांस्टेंट आपको दिया है, मतलब k की वैल्यू आपको दी है कि वो कितना है 3 into 10 raised to power minus 6, ओके। द इनिशियल कंसंट्रेशन, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया है, मतलब कंसंट्रेशन आपको दिया है वो कितना है 0.1, ओके। द इनिशियल कंसंट्रेशन इज द इनिशियल रेट विल बी, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि रेट क्या है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कहते हैं कि द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपको क्या दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है, गुड। फिर द इनिशियल कंसंट्रेशन वो भी आपको दिया है, फिर इनिशियल रेट भी आपसे रेट पूछ रहे हैं, तो बताओ ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम रेट किस तरह लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1, ठीक है। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है रेट मालूम करना है, तो बताओ रेट इज इक्वल टू के आपको दिया है, वैल्यू आपको दी है कि 3 into 10 raised to power minus 6, फिर मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन भी आपको दिया है क्या 0.1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करो, तो इससे क्या आ जाएगा 0.3 into 10 raised to power minus 6। लेकिन पॉइंट ये ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो ये पॉइंट आप उस साइड पे ले जाए तो रेट क्या बन जाएगा 3 into 10 raised to power, अगर पॉइंट उधर जाता है तो ये 10 raised to power minus 6 से क्या हो जाता है -7, तो इससे करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ऑप्शन ए 3 into 10 raised to power -7। तो 95 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ ए। लेट्स टॉक अबाउट 96 नंबर। 96 नंबर में ये कहते हैं क्वेश्चन में कि 2 स्टेप्स इनवॉल्व, आपको 2 स्टेप्स दिए हैं, एक स्लो स्टेप दिया है और एक फास्ट स्टेप दिया है, और आप इसमें जरा सिर्फ स्लो स्टेप लिखो। कौन सा स्टेप लिखो, जो 1 है स्लो स्टेप x + y, और ये दे रहा है क्या xy। आपके क्वेश्चन में इसके सामने लिखा है कि इट इज स्लो, तो यार अगर ये स्लो है तो रेट ला हम हमेशा स्लो स्टेप से लिखते हैं, इसलिए मैंने इसमें ये बाकी चीजें नहीं लिखी, इसमें जो स्लो स्टेप है वही लिखो, और इसी से हम रेट डिटरमाइन करते हैं और इसी से हम रेट ला लिखते हैं। तो बताओ अब इसके लिए रेट ला कैसे लिखी जाए, R = K कंसंट्रेशन ऑफ x कंसंट्रेशन ऑफ y, इसका कोएफिशिएंट 1 है पावर 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है पावर 1, तो ये इसके लिए हो जाएगी क्या रेट ला। और ये इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी, ये बी इसमें ऑप्शन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 97 में ये कहते हैं कि which of the following is correct for second order reaction, किस चीज के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए। अब सोचो के आपको दिया है, आपको एक क्वेश्चन को देखो जरा, के सामने लिखा है क्या रेट कांस्टेंट, ठीक है ये रेट कांस्टेंट है, फिर आर के सामने लिखा है कि ये क्या है, ये है रेट ऑफ फ्रैक्शन लिखा है, लेकिन ये रेट ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और फिर सी लिखा है, सी के सामने इन्होंने लिखा है कि ये कंसंट्रेशन है, क्या है कंसंट्रेशन, ओके ठीक है। अब ये आपसे पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि which of the following is correct, कौन सा करेक्ट ऑप्शंस में। अब सोचो सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन में लिखा है which of the following is correct for a second order reaction, आप जरा इस पर गौर करो, बताओ R = K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो पावर 2 आएगा, ठीक है। R रेट कांस्टेंट है, K रेट कांस्टेंट है, सॉरी R रेट ऑफ रिएक्शन, K रेट कांस्टेंट, C कंसंट्रेशन की जगह पर मैं क्या लिखूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह पर मैं लिख लेता हूं C, क्या लिखते हो C, क्योंकि उन्होंने ये कि ये C है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह पर C आएगा, स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, तो ये बन गया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट होगा, तो क्या अगर मैं मालूम करूंगा तो c स्क्वायर उस साइड पे चला जाएगा, तो r डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा c स्क्वायर। तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, k = आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं, तो k = r डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, और ये इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी है, तो इसमें करेक्ट आपके पास आ जाएगा डी ऑप्शन। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 98। सही है, हम रहे लिखिए पर वो लिखो ना, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 में कहते हैं कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन इज EA, एक रिएक्शन है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है EA इन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। अब द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स डायरेक्शन क्या होगी,
फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ए है, वो कहते हैं कि बैकवर्ड के लिए क्या होगी, तो याद रखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए अगर ई है तो बैकवर्ड के लिए उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, तो मैं आप दो ग्राफ से आसान बना लेता हूं। देखिए ये मैं यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और ये है प्रोडक्ट, ये यहाँ पर है एनर्जी। अब सोचो ये यहाँ से यहाँ तक एनर्जी है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने के लिए इसको इतनी एनर्जी चाहिए, ये यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन अगर बैकवर्ड में ये आएगा तो बैकवर्ड, या इस केस में बैकवर्ड के लिए देखो ना, बैकवर्ड में आएगा तो बैकवर्ड में यहां से फिर इसको यहां तक पहुंचाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो बैकवर्ड के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इन दिस रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो बैकवर्ड के लिए जो होगी, कौन सी, बैकवर्ड के लिए, वो ग्रेटर होगी किससे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये तो इस केस में है। लेकिन दूसरा केस इसमें क्या है, दूसरा केस इसमें ये है, ये अच्छा, अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं कि ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। अब खुद सोचो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज्यादा है। लेकिन अगर ये बैकवर्ड में आएगा तो बैकवर्ड में यहां से यहां तक इसको पहुंचाना है, तो वो फिर एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो यहां पर फॉरवर्ड की ज्यादा है और बैकवर्ड की क्या है, कम। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर फॉरवर्ड की ज्यादा है, फॉरवर्ड की, और किससे, बैकवर्ड से। मतलब मेरा ये है कि एक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो अगर फॉरवर्ड के लिए कहते हैं कि फॉरवर्ड के लिए ई है, तो बैकवर्ड के लिए क्या होगी, तो बैकवर्ड के लिए उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जो आपसे कहते हैं कि कैन बी लेस देन और मोर देन ई ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहते हैं, 99 में कहते हैं कि इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन करे, जो भी सेल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कैटायनिक जो भी होगा, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट एनोड। तो वेरी सिंपल, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 99 हो गया। 100 नंबर में कहते हैं which metal is used inside the standard hydrogen electrode। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बहुत आसान क्वेश्चन है, SHE में हम प्लैटिनम रॉड को यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। 101 में ये आपसे कहते हैं कि if the standard electrode potential of zinc का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया है कि कितना है, -0.76 वोल्ट। ओके, और कॉपर का भी आपको दिया है, कॉपर का आपको दिया है क्या, कि कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट ये दिया है। आपसे पूछ क्या रहे हैं कि सेल वोल्टेज क्या होगा, तो सेल वोल्टेज कैसे मालूम करते हैं, आपको तरीका बताया था, बहुत आसान तरीका है कि इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपनी जगह पर छोड़े, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो उल्टा करें। तो उल्टा कर लेंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल से बन जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब ये बन गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये बन गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का सम ले लो, उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो इन दोनों का आप जरा सम ले लो, तो इससे आ जाएगा क्या, इससे आ जाएगा प्लस 1.10 वोल्ट। तो सेल पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। और ये इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये इसमें है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। 102 क्वेश्चन में कहते हैं कि if E cell voltage की बात कर रहे हैं is negative, obviously if E naught of the cell is negative तो reaction is not feasible। if E naught of the cell is, मतलब यहाँ पर E naught of the cell is positive, so this reaction will be feasible। if E naught of the cell is negative, reaction is not feasible। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा B is the correct answer, कि reaction is not feasible। okay, 103 में कहते हैं कि the oxidation number of chlorine in NaOCl, ये आपको दिया है NaOCl, और आपसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन मालूम करो। तो यार देखो सोडियम मेटल है +1, ऑक्सीजन -2, तो Cl का क्या आएगा, हमें एज अ होल सम 0 लाना है। तो अगर एज अ होल सम 0 लाना है तो इधर में अगर +1 लिख दूं, +1 +1 +2 और -2 एज अ होल 0, तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +1। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ आपके पास A +1। 104
104 में कहते हैं कि व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दिया है, इसको थोड़ा समझो। क्या रिएक्शन है? फेरिक ऑक्साइड आपको दिया है और इसको रिएक्ट किया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और इसे प्रोडक्ट बनाया है क्या? आयरन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक बहुत आसान सा पॉइंट है, देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ये 3 है तो क्या -6, तो आयरन का +6 आएगा, लेकिन वो 2 है तो +3 एक का हो जाएगा, +3 दूसरे का। अब इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पर ये फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो मतलब ये कंपाउंड जो है ये क्या हुआ है? +3 से 0 में गया है, ये रिड्यूस हुआ है। और इसको रिड्यूस किसने किया है? कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो इस रिएक्शन में वो पूछ रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है और इसको रिड्यूस किसने किया है? कार्बन मोनोऑक्साइड ने। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो बी इज द करेक्ट आंसर इन 104। ओके 105 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन सा जो है इसमें वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड इसमें कौन सा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड इसमें है प्लैटिनियम। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम प्लैटिनियम को यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड, बिकॉज उसमें हमें चाहिए होता है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन तो ना करे, वो नॉन रिएक्टिव हो लेकिन कंडक्टर हो, और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ किस में है? इन सब तमाम ऑप्शन में ये सिर्फ प्लैटिनियम में है कि वो नॉन रिएक्टिव एंड कंडक्टर है, और यही तो हमें चाहिए होता है SHE में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए, प्लैटिनियम। नेक्स्ट इज 106 में आपसे कहते हैं कि the heat of formation of element in the standard state। स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। enthalpy of formation of all the elements in their standard states is what? 0। okay next 107 heat of the heat change at constant volume is। ये इतना तो आप जानते हैं 107 में देखो कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है प्लस साथ में वर्क डन हो जाता है, ये तो उसका इक्वेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप ये बात करते हो कि जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है और साथ में वर्क डन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन को देखो, द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यार अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन किसके बराबर हो जाता है? 0 के। तो अगर वर्क डन 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा कि किसी भी सिस्टम को हीट दो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो क्या बन जाएगा? डेल्टा E के बराबर हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि the heat change at constant volume is equal to, तो is equal to what? डेल्टा E, जिसको हम change in internal energy कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ C। 108 Which enthalpy change is always endothermic? कौन सा हमेशा एंडोथर्मिक होगा? देखो enthalpy of solution जो है वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होता है। enthalpy of formation may be positive may be negative, enthalpy of hydration ये मोस्टली एक्सोथर्मिक, और ionization energy will always be positive। ionization चाहे फर्स्ट ionization energy हो चाहे सेकंड ionization energy हो, it will always be positive। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ D। ओके 109 में कहते हैं कि the enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is approximately, जितने भी strong acid और strong bases है उन सब की enthalpy of neutralization सेम है, और वो कितनी है? -57 पॉइंट एग्जैक्ट जो है -57.4 किलोजूल पर मोल, बट इधर अप्रोक्सीमेटली लिखा है तो आप ये -57 करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए 109 में। 110 में क्या आएगा? 110 में आपसे कहते हैं कि if internal energy of the system is increased, अगर आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस है यार, अगर आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज भी आ सकता है, केमिकल चेंज भी आ सकता है। तो ये आपसे कहते हैं कि if internal energy of the system is increased, तो ऑप्शन ए चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम कहना कर, हाँ चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम आ सकता है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइज हो जाएगा, बिल्कुल राइज हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, यस टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है। तो 110 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी 111। इसमें है 111 में क्वेश्चन में कहते हैं
कि which expression is true for gaseous reactants and products at constant pressure, at constant pressure। तो आप देखो ना यार, अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो, अभी आपको बताया चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा और साथ में वर्क डन आएगा। वर्क डन किसके बराबर होता है? डेल्टा पीवी के बराबर होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा पीवी। तो आपसे कहते हैं इस क्वेश्चन में कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यार अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करो तो ये क्या बन जाएगा? प्रेशर को मैंने कांस्टेंट किया तो ये बन जाएगा डेल्टा E प्लस P को अलग कर दो, वो कांस्टेंट को डेल्टा V। अब ये जो चीज है ना, ये बराबर है किस चीज के? ये बराबर है डेल्टा H के। तो हम क्या बताएंगे कि किसी सिस्टम को हीट दो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो डेल्टा H के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा H के अगर बराबर हो जाएगा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ कौन सा? C। तो 111 में आपका करेक्ट ऑप्शन आया C। 112 में कहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉन जीरो फॉर, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, मतलब जो अपने ओरिजिनल स्टेट्स है उसमें इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होगा? जीरो। तो आप ऑप्शंस को देखो, O2 गैस है और इसके साथ गैस लिखा है तो इसका मतलब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसका तो जीरो। Br2 लिक्विड इसके साथ लिखा है तो ब्रोमीन जो है इसका स्टैंडर्ड स्टेट, ओरिजिनल स्टेट वो लिक्विड होता है और ये लिक्विड में दिया है और ओरिजिनल स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। सी सोडियम, अब आप सब जानते हो कि सोडियम मेटल है और वो सॉलिड होता है तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट तो सॉलिड है, बट इधर इसके साथ लिखा है गैस, तो ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में दिया है तो इसका जीरो नहीं होगा, इसका नॉन जीरो। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉन जीरो फॉर, तो किसके लिए? सी सोडियम। क्लियर हुआ? क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। ओके 113 में क्या आएगा? 113 में कहते हैं कि which of the following enthalpy is always negative, कौन सा नेगेटिव? वेरी सिंपल, combustion reaction is always negative, तो enthalpy of combustion will always be negative। तो कौन सा ऑप्शन? ए करेक्ट हो जाएगा। 114 इन द रेट ऑफ रिएक्शन आपको एक दिया है 2a, क्या दिया है? 2a plus 1b into product, ये आपको एक रिएक्शन दिया है और आपसे ये कह रहे हैं कि रेट, इसके लिए जो रेट इक्वेशन है वो भी दिया है कि a पावर 2 और b पावर 1। ओके, और अब आपसे कहते हैं कि एंड a इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस, तो यार अगर a एक्सिस में है, लार्ज एक्सिस में है, तो आपको पता है ना, अभी से पहले भी एमसीक्यूज में हमने इसका जिक्र किया कि अगर जो रिएक्टेंट एक्सिस में हो जाता है तो एक्सिस वाला जो है वो सूडो मॉलिक्यूल कहलाता है। कोई भी रिएक्टेंट हम एक्सिस में यूज करते हैं दैट इज सूडो मॉलिक्यूल, और सूडो मॉलिक्यूल का पावर क्या होता है? जीरो, मतलब वो जीरो ऑर्डर का होता है। तो a का पावर जो है वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो ये कहते हैं कि if a is present in large axis, तो अगर a large axis में है तो अब ये क्या बन जाएगा? a का पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा 2 की जगह पर, क्योंकि एक्सिस में हो गया, और b अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब रिएक्शन, पहले ये थर्ड ऑर्डर था तो अब पहले सम ऑफ द एक्सपोनेंट 3 था, अब 1 + 0, अब ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? a, कि अगर आप रिएक्शन इज 1, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ कौन सा? A। लेट्स टॉक अबाउट 115। 115 नंबर में क्या कहते हैं? When the concentration of reactant in the reaction is increases by 8 times and rate of reaction increases only 2 times। देखो concentration इन्होंने 3 टाइम बढ़ाया है और रेट इसके मुकाबले में 1 टाइम बढ़ाया है। कहते हैं कि concentration 8 करो तो 2 का पावर 3 लिया है, 3 टाइम बढ़ाया है, और रेट इन्होंने 1 टाइम बढ़ा, इसका पावर 3 लिया है, ये 1, तो इससे क्या आ जाएगा? 8, और इससे क्या आ जाएगा? 2। मतलब ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन अगर रेट बढ़ जाए और रेट 2 बढ़ जाए, तो इसका मतलब है ना कि ये 3 टाइम बढ़ा है और ये 1 टाइम, तो अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ जाए और रेट 1 टाइम बढ़ जाए तो ये 1/3 ऑर्डर होता है। और इसको उल्टा करो कि अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ जाए और रेट इसके क्यूब में बढ़ जाए तो फिर वो थर्ड ऑर्डर। मतलब अगर ये इस तरह होना कि कंसंट्रेशन के मुकाबले में रेट इसके क्यूब में बन जाए तो फिर ये थर्ड ऑर्डर के लिए बन जाएगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन क्यूब में बढ़ता है और रेट 1 टाइम तो फिर ये थर्ड नहीं, तो फिर ये 1/3 ऑर्डर होगा। ठीक है, ओके। सो 115 के लिए 1/3 ऑर्डर, और ये कौन सा ऑप्शन हुआ? बी। इसमें करेक्ट ऑप्शन आया बी। लेट्स टॉक अबाउट 116। 116 में ये क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन,
बहुत आसान। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है किस चीज पर? कैटलिस्ट पर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट इज 170। हाइड्रोलिसिस आफ्टर टर्शिब्यूटाइल ब्रोमाइड। यार हाइड्रोलिसिस आफ्टर टर्शिब्यूटाइल ब्रोमाइड SN1 का एग्जांपल है। SN1 मैकेनिज्म एंड SN1 रिएक्शंस आर व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर ए। नेक्स्ट इज 118। ये याद करने वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एमसीक्यूज में आता है। ये 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू, तो डू रिमेंबर 1 कैलोरी जो होती है ना वो बराबर है 4.18 जूल के। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? 4.18। 4 लिखो या ना लिखो बस ठीक है, इस जूल के बराबर होता है और ये इसमें है ऑप्शन सी। ये जरूर याद करें कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। नेक्स्ट इज 119। 119 में क्या आएगा? 119 में ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस व्हिच गिव स्टेबल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली वो कौन से रिएक्शन होते हैं जिसमें स्टेबल प्रोडक्ट आएगा? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाती है, वहां पर प्रोडक्ट बहुत रिलीज हो जाती है, वहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, और जहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है वहां पर उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट स्टेबल होता है वो कौन से होते हैं? वो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज मोस्टली व्हाट? स्टेबल। तो 119 में आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्या? ए। 120 में ये कहते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट चेंज। आपको देखिए टेस्ट में मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं, कौन से ऑप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। क्यों? आप जरा ऑप्शन सी को देखो। ऑप्शन सी में हुआ क्या है? 2NO2 है, 2NO2 है और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें? ये कन्वर्ट हुआ है N2O4 में। किसमें? N2O4 में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंज नहीं हुआ। क्यों? ऑक्सीजन -2 है तो ये 2 है तो -4, तो नाइट्रोजन का +4 आ जाएगा। उधर देखो ऑक्सीजन 4 है तो ये -2 है और ये 4 ऑक्सीजन है तो -8, तो नाइट्रोजन का +8 आएगा। लेकिन ये तो 2 नाइट्रोजन है तो +4 एक का और +4 दूसरे का, तो इसमें भी नाइट्रोजन का +4 और उसमें भी नाइट्रोजन का +4। तो सी ऑप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंज नहीं हुआ, तो लिहाजा हम कहते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। तो 120 में आपका करेक्ट ऑप्शन आया कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 121। 121 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? तो अब देखें 121 को समझें। 121 में कहते हैं कि वोल्टेज ऑफ अ सेल whose half cell are given below, ये आपको दिए हैं, वही क्वेश्चन है, बहुत आसान। 121 मैग्नीशियम दिया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ये कन्वर्ट हुआ है मैग्नीशियम में, और फिर कॉपर +2 है उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ये भी कन्वर्ट हुआ है किसमें? कॉपर में। अब इसका आपको एक रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया है? इसका आपको दिया है -2.37 वोल्ट, और इसका आपको क्या दिया है? इसका आपको दिया है रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट। और अब आपसे क्या रहे हैं? कहते हैं कि E नॉट ऑफ द सेल क्या हो? सेल वोल्टेज ऑफ द सेल क्या हो? तो वही है, इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने समझाया कि आपने क्या करना होता है, इन दोनों वैल्यूज में देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी अपनी जगह पर छोड़ो, जिसका कम होता है उसको उल्टा करो। तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो इसका ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल और वो रिडक्शन था, लेकिन उसको उल्टा किया तो वो ऑक्सीडेशन बन गया, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये दोनों का सम ले लो, इसको हम सेल वोल्टेज कहते हैं। तो इन दोनों का आप जरा सम ले लो तो इससे आएगा 2.72 या 2.71 आएगा इससे, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2.71। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2.71। लेट्स टॉक अबाउट 122। 122 में क्या कहते हैं कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड इज, बहुत आसान, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो 122 में कौन सा करेक्ट आया? सी। 123 में कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट एनर्जी। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? तो याद रखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमेशा हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर बनता है, तो इसकी एनर्जी हमेशा हाई होगी, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। तो कौन सा करेक्ट हुआ? सी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसी हाई एनर्जी की वजह से ये सबसे क्या होता है? अनस्टेबल होता है। लेट्स टॉक अबाउट 124। 124 में ये आपसे कहते हैं कि
124 में आपसे कहते हैं कि इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखो बहुत जरूरी है क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, मैं जरा इसको इधर एक्सप्लेन कर लेता हूं 124 को। ये देखो हुआ ये है, इसमें आपको दिए हैं x y z और w, ये आपको दिए हैं और हर एक का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। इसका कितना है, x का आपको दिया है -1.46, ओके, y का आपको दिया है +0.36, ठीक है, z का आपको दिया है 0.15 +0.15, ठीक है, और w का आपको दिया है कितना -1.24, ये आपको दिया है। अब ये आपसे कहते क्या है इस क्वेश्चन में, ये आपसे कहते हैं कि कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा, ऑप्शंस। तो मैंने बहुत आसान बात आपको बतानी है कि ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी है, आपको लिखवाया भी था कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अगर लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले हाई रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या ख्याल है, x का रिडक्शन पोटेंशियल तो y से कम है ना, तो x जो है क्या वो y को रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो x कैन रिप्लेस y, और इसमें इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ए ऑप्शन देके x विल रिप्लेसेस क्या, x will replaces what, sorry, x ए ऑप्शन में दिया है x will replaces z, तो क्या x z को रिप्लेस कर सकता है, यस बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका क्या है ज्यादा, तो कम रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो ए इसमें करेक्ट, x y को भी कर सकता है, लेकिन वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं, ऑप्शन में वो ऑप्शन है नहीं, सही है। बाकी जितने भी दिए हैं तो न ये इसको रिप्लेस कर सकता है, न ये इसको रिप्लेस कर सकता है, न ये इसको रिप्लेस कर सकता है, बस सिंपल आपको पता होना चाहिए कि लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले हाई को रिप्लेस कर सकते हैं, x y को भी कर सकते हैं, x z को भी कर सकता है, लेकिन x y को कर सकते हैं ये ऑप्शन इसमें नहीं है, x z को कर सकते हैं ये इसमें ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 124 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। लेट्स टॉक अबाउट 125। In order to have sheets SHE standard hydrogen electrode, the condition, आप सब जानते हैं कि standard hydrogen electrode में conditions क्या होते हैं, conditions होते हैं 25 Celsius temperature, 1 atm pressure और 1 molar HCl solution। तो ये इसमें conditions होते हैं और ये आपको दिए हैं कि क्या क्या दिए हैं आपको, 25 Celsius temperature, ए ऑप्शन को देखें, ए ऑप्शन को प्रेशर 1 atm, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर, और ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो 125 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन आया क्या, ए। द लास्ट क्वेश्चन इज 126। 126 में आपसे कहते हैं कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, कौन सा इसमें ऐसा रिएक्शन आपको दिया है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ हो। तो इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कैसे, ऑप्शन बी में आप देखें आपको दिया है MnO4 एज अ होल -1, और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, ये कन्वर्ट हुआ है MnO। तो अब आप देखो ना, ऑक्सीजन -4 तो -2, तो ये 4 है तो -8। मैंगनीज का क्या लिखूं कि इन सब का सम -1 आ जाए +7, तो इधर मैंगनीज का है +7, इधर क्या है ऑक्सीजन -2 और मैंगनीज का क्या हो जाएगा +2, मतलब मैंगनीज +7 से +2 में गया है, तो अगर +7 से +2 में गया है तो इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसमें ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हुआ है, और ये यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जिसमें ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर, एंड दैट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री पोर्शन। थैंक यू वेरी वेरी मच।